अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। साहिवाल में एक दर्दनाक वाकया पेश आया है। 11 अगस्त को सुबह 8 बजे एक माँ सोकर उठती है तो बिल्कुल साथ में जब अपने बेड पर हाथ मारती है तो देखती है कि 14 दिन की इसकी न्यूली बॉर्न बेबी अक्सा मौजूद नहीं है, गायब है। बेड पर माँ के साथ तो लेटी भी नहीं है। माँ को लगता है कि ससुर ने अक्सा को गोद में लिया होगा, वो खेल रहे होंगे, और फिर दोबारा से सो जाती है वहीं पे। फिर दोबारा 2 घंटे के बाद 10 बजे आंख खुलती है, उठती है, राइट एंड लेफ्ट बेड पर देखती है तो अक्सा तो फिर नहीं है वहाँ पे। परेशान होकर सहन में भागती है, देखती है कि ससुर की गोद में होगी, लेकिन ससुर के पास अक्सा नहीं होती। पूछती है, अब्बा जी अक्सा नहीं है बेड पे, मैं समझी आपके पास होगी, आप खेल रहे होंगे। अब्बा जी कहते हैं, परेशान क्यों हो गई हो, बेड पे देखो, कमरे में देखो, वहीं पे होगी, कोई कपड़ा शपड़ा कोई दुपट्टा ना तुमने ऊपर दिया हो। फिर ये बीवी अपने शौहर के पास जाती है और पास जाकर उनको बताती है कि उठो, अक्सा नहीं मिल रही। तीनों मिलकर घर में ढूंढते हैं अक्सा को, लेकिन अक्सा नहीं मिलती। लंबे चौड़े किस्से के बाद गैराज में पड़ी हैं गंदम की बोरियां। उन बोरियों में से एक बोरी के अंदर अक्सा की लाश मिलती है। इसकी पूरी बॉडी पर किसी किस्म के कोई तशद्दुद के, मार पीट के निशानात नहीं है। गला दबाकर इसको मार दिया गया, कत्ल किया गया, गंदम की बोरी में डालकर छुपा दिया गया। बाप और दादा जैसे ही अक्सा को देखते हैं धाड़े मारने लगते हैं, रोने लगते हैं, जबकि माँ सदमे से वहीं पर गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। 15 की कॉल की जाती है और मुतल्लिका पुलिस स्टेशन की नफरी मौके पर पहुंचती है। अक्सा की लाश को अपनी तहवील में लेकर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट करती है। अब ये लाश कहते हुए भी मुझे तरस आ रहा है कि इतनी मासूम सी बच्ची, इतनी सी होती, 15 दिन 14 दिन की बच्ची क्या होती है। खैर, अब पुलिस को अंदर ही अंदर ये शुबहा था कि अक्सा के साथ ये हरकत घर के ही किसी फर्द ने की है, वो कोई भी हो सकता है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि अक्सा चल नहीं सकती, उठ नहीं सकती, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, कोई मामला नहीं है, तो फिर किया तो किया किसने। खैर, 14 दिन की अक्सा के कल केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैं खुद साहिवाल गई अपनी टीम के हमरा, और फिर वहां पर जाकर मैंने ससुर से बात की, मैंने अक्सा की वालिदा से बात की, मैंने अक्सा के वालिद से बात की। तीनों से तफसील से, मुख्तलिफ एंगल से मैं सवाल जवाब करती रही ताकि मैं सच तक पहुंच सकूं, कुछ जान सकूं इस कत्ल के हवाले से। बहुत दर्दनाक दुखी कहानी उन्होंने मुझे सुनाई, हालात बहुत दुखी सुनाए जो माजी में रहे, जो मौजूदा उस टाइम सूरत हाल में थे, जिससे केस बज़ाहिर जो नजर आ रहा था वो था नहीं, और जो नजर नहीं आ रहा असल में वो था। केस का रुख चेंज हो गया। 14 दिन की अक्सा का कातिल कौन हो सकता है? इस कत्ल में दादा, माँ और बाप शामिल हैं या नहीं शामिल, ये सवालिया निशान है। क्या ये कत्ल कोई पुरानी दुश्मनी तो नहीं जो अक्सा में से निकाली गई है? बहुत से ऐसे सवालात हैं जो यकीनन मैं भी जानना चाहती थी और आप भी जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि ये मामला है क्या। साहिवाल में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। इलाका डेरा रहीम में एक फैमिली है जिसके सरबरा का नाम है खालिद खान। खालिद खान की बीवी इंतकाल फरमा चुकी है। इनके 2 बच्चे हैं। पहली बेटी है जाहिदा जो कि बड़ी है, और इसका भाई है उस्मान खान यानी कि बेटा। ये प्योर पठान फैमिली है। दोनों बच्चे मैरिड हैं, जाहिदा भी मैरिड है और उस्मान भी मैरिड है। उस्मान की शादी एक जिमल नाम की खातून से की गई। जाहिदा की शादी अपने ही खानदान में हुई एक मुस्तफा नाम के लड़के के साथ। अब हम ये कहेंगे कि मुस्तफा जो है वो दामाद बनने से पहले रिश्तेदार भी था। जाहिदा अब 4 बच्चों की माँ है। सबसे बड़ी बेटी है 6 साल की और बाकी तीनों बेटे हैं जो इनसे छोटे हैं। अब आगे आ जाते हैं हम मुस्तफा की जानिब, जो कि जाहिदा का शौहर है। मुस्तफा के 3 भाई हैं, चौथा मुस्तफा है, कुल ये 4 भाई हैं। ये ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं जिसमें चारों भाई इकट्ठे एक ही घर में रहते हैं। मुस्तफा भी शादीशुदा हो गया और बाकी तीनों भाई जो हैं वो भी मैरिड हैं, साहिबे औलाद हैं। ये इनका बैकग्राउंड है। 6 जुलाई की शाम को 5 बजे के टाइम जाहिदा की अपनी देवरानियों से, जिठानियों से लड़ाई हो जाती है घर के बर्तनों पर। बहुत छोटी सी बात पे अनबन शुरू होती है, फिर तल कलामी और फिर झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक दूसरे को ये धक्के देने लगी, यानी औरतें हाथापाई हो गईं। मुस्तफा उस टाइम घर पर मौजूद नहीं था, जबकि बाकी तीनों भाइयों की बीवियां और तीनों भाई तो घर पर मौजूद थे। अब हम ये कहेंगे कि पूरा खानदान एक तरफ, यानी तीनों भाई और उनकी बीवियां, ये 6 लोग एक तरफ हैं और दूसरी तरफ अकेली जाहिदा है। तीनों भाइयों ने मिलकर जाहिदा की खूब पिटाई की और इनकी बीवियां इनको डंडे सोटे पकड़ाती रहीं। मार मार कर, तशद्दुद कर करके लकड़ी के बालों के साथ जाहिदा की टांग तोड़ दी, हड्डी तोड़ दी।
پھر مصطفیٰ کو کال کر کے کہا کہ تمہاری بیوی تو بہت لڑی ہے بھائی، ہم سے ہاتھا پائی کر رہی تھی، جلدی گھر آؤ۔ اسی ہاتھا پائی میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ مصطفیٰ بھاگا گھر کو، آ کر زاہدہ کو دیکھا جس کی حالت بہت بری تھی۔ سب سے پہلے زاہدہ کو ہسپتال لے کر گیا۔ مصطفیٰ یہاں چالاکی سے کام لیتا ہے، زاہدہ ڈاکٹرز کے حوالے کی، پھر سسر کو کال کی اور کال کر کے کہا ابا جی جو زاہدہ ہے نا وہ گر گئی ہے کام کرتے کرتے اور گر کر اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ یہ نہیں بتاتا کہ میرے بھائیوں نے مار مار کے توڑی ہے، کہتا ہے گر گئی ہے، کام کر رہی تھی، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، جلدی سے ہسپتال آئیں۔ باپ نے فون سنا تو اگلے چند ہی منٹوں میں ہسپتال پہنچ گیا۔ اب باپ جب اپنی بیٹی کے پاس جاتا ہے، زاہدہ سے پوچھتا ہے بیٹا کیا ہو گیا، کہاں سے گری ہو تم؟ تو پھر بیٹی بتاتی ہے میں تو نہیں گری، مجھے تو مارا ہے اس کے بھائیوں نے ڈنڈوں سے، بالوں سے انہوں نے مل کر میری مار مار کے ٹانگ توڑ دی ہے، میں کہہ رہی تھی چھوڑ دو، انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد باپ نے یہ سنا تو جیب سے نکالا فون اور 15 پر کال کرنے لگا۔ اتنے میں مصطفیٰ آ کر کہتا ہے ابا جی پولیس کو بیچ میں مت لائیں، میرے بھائیوں کا مسئلہ ہے، یہ گھر کا مسئلہ ہے، تھانے کا مسئلہ نہیں ہے، غلط بات ہے اگر پولیس بیچ میں پڑے گی۔ ابا جی کہتے ہیں پیچھے ہٹو تم، 15 پر کال کر دیتے ہیں اور نفری آ جاتی ہے ڈیرہ رحیم تھانے کی۔ زاہدہ کی آتے سار سٹیٹمنٹ لیتے ہیں اور پھر ایک پرچہ درج کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کے بھائیوں کے خلاف یہ نامزد پرچہ ہے۔ اس پرچے میں ملزمان ہیں زردان خان، شیرپاؤ خان، نسیم خان، ان تینوں نے مل کر یہ کام کیا تھا۔ یہ پرچہ درج کر لیا گیا اور اس کا مدعی بنا زاہدہ کے والد صاحب یعنی کہ خالد خان۔ نسیم اس ٹائم مفرور ہے، بھاگ گیا، اور باقی دونوں اس ٹائم بیل پر ہیں یعنی ضمانت پر ہیں، شیرپاؤ خان اور زردان خان۔ ہسپتال میں چند دن رہنے کے بعد جب ریکوری ہو گئی اور ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ گھر جا سکتی ہیں لیکن کچھ پرہیز لازمی ہے، تو پھر اس کو چھٹی ملی۔ والد نے کہا کہ چلاؤ بیٹا اپنے گھر چلیں اور پھر لے آیا۔ مصطفیٰ کچھ دنوں کے بعد سسر کے گھر جاتا ہے، جا کر کہتا ہے ابا جی آپ نے جو پرچہ کروایا نا اس کو واپس لے لیں، ختم کریں معاملہ، میرے بھائی در بدر ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ ہمارا گھر سارا برباد ہوا کھڑا ہے۔ آگے سے باپ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کے پاس جائے گا، اس کا بھی حال چال پوچھے گا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ بیوی کے پاس جاتا ہی نہیں ہے، حال چال پوچھتا ہی نہیں ہے۔ تم اپنے بھائیوں کو لے کر بڑے پریشان ہو، اپنی بیوی کا حال تو پوچھو، وہ تو تم نے پوچھا تک نہیں ہے۔ اب تمہیں یہ چاہیے اپنے بھائیوں کی بینڈ بجاؤ اور ان کو بولو آ کے معافی مانگے اپنی بھابھی سے کہ انہوں نے اس طرح سے مارا ہے اور آج کے بعد نہیں کریں گے۔ تم غلط کر رہے ہو مصطفیٰ، یہ تمہاری بیوی تمہاری عزت ہے، تم تو بدماشی اور غنڈہ گردی پر اتر آئے ہو اپنے بھائیوں کے پیچھے، جاؤ یہاں سے، نہیں لینا میں نے پرچہ واپس۔ مصطفیٰ منہ نیچے کر کے واپس چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد دوبارہ سے آیا اور آ کر بیوی سے کہا اب تم ٹھیک ہو، چلو تیاری کرو اپنے گھر چلیں، بہت دن ہو گئے تمہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے اور ویسے بھی تمہیں پتا ہے کہ بچے بہت اداس ہے۔ کہتی ہے مصطفیٰ میرے ابا سے اجازت لو، وہ مجھے لے کر آئے ہیں، ان کے کہنے پر ہی میں جاؤں گی۔ مصطفیٰ سسر کے پاس چلا گیا، کہتا ہے میں ابا جی اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں، اب یہ ٹھیک ہو گئی ہے، آپ کو پتا ہے چاروں بچے گھر پر ہیں اور چاروں بڑے اداس ہیں، پورے گھر کا نظام درم بھرم ہوا ہے۔ باپ کہتا ہے ابھی تو اس کی ہڈی نہیں جڑی، ابھی تو وہ چل نہیں سکتی، اس کی درد نہیں گئی، ٹیکے لگا لگا کے ہم اس کو مینج کرتے ہیں، تم کہاں اس کو لے کر جا رہے ہو اور جا کر تم نے اس کو کوئی لٹانا تو نہیں ہے بستر پر، خدمت تو نہیں کرنی، بلکہ تم لوگوں نے گھر کا کام بھی کروانا ہے اور وہاں جا کے تم لوگوں نے اور مارنا ہے اس کو، لہٰذا یہ کہیں نہیں جا رہی، تم جاؤ یہاں سے، بچوں کا مسئلہ ہے تو بچوں کو یہاں لے آؤ، ہمارا گھر ہے اپنی ماں کے پاس رہ لیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مصطفیٰ کہتا ہے بچے تو میں یہاں نہیں لاؤں گا، تم لوگ میرے بچوں کو اذیت دے رہے ہو، رلا رہے ہو، وہ روتے رہتے ہیں اپنی ماں کو، اب تم لوگوں کو میں ایسا کام ڈالوں گا کہ میرے بچے جو رو رہے ہیں اسی طرح تم بھی بلک بلک کے رو گے اور پھر تم لوگوں کو مزہ آئے گا۔ اسے مجھے کہا اور چلا گیا۔ 28 جولائی کو خالد کا بیٹا اور زاہدہ کا بھائی عثمان کے گھر سالوں کے بعد ایک ننھی پری کی پیدائش ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام اکثر رکھا گیا، اور آپ کو یاد رہے کہ یہ بڑے سالوں کے بعد پیدا ہوئی ہے، تو جو ایک عرصے کے بعد سالوں بعد بچہ بچی پیدا ہوتا ہے اس کی بڑی قدر ہوتی ہے، وہ بہت پیارا ہوتا ہے فیملی کو۔ بڑے عرصے کے بعد گھر میں خوشیاں آتی ہیں، جشن منایا جاتا ہے، سب کے چہروں پر مسکراہٹ ہے، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں۔ 11 اگست کو عثمان کی بیوی زمل جو کہ اپنے بیڈ پر اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی، جب وہ اٹھی اس کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ بیڈ پر اقصیٰ ساتھ نہیں لیٹی ہوئی بلکہ اقصیٰ کی
लाश गैराज में पड़ी गंदों की बोरियों से मिली, जो कि मैं डिटेल के साथ आपको इसी व्लॉग के आगाज में बता चुकी। तो फिर 15 पर खालिद साहब कॉल करते हैं। फिर से नफरी आती है। ये वही नफरी है जो डेरा रहीम की है, थाने की है। आकर अक्सा की लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल शिफ्ट करते हैं और फैमिली से मालूमात लेते हैं ताकि पता चल सके कि ये काम किसने किया है। घर वाले ये बताते हैं कि मेरा जो दामाद है, यानी खालिद साहब कहते हैं पुलिस को, मेरा जो दामाद है वो मुझे थ्रेट कर रहा था, मुझे कह रहा था कि जो पर्चा तुमने दर्ज कराया है उसको वापस ले लो। आपको याद होगा कि आपके थाने में एक पर्चा दर्ज है जिसमें ये दर्ज है कि मेरी बेटी की इन्होंने मार मार कर टांग तोड़ दी थी। उस पर्चे के लिए मुझे थ्रेट करता था। मैंने कहा मैंने पर्चा वापस नहीं लेना। अब मुझे ये शक है कि इसी ने ये काम डाला है और इसके भाइयों ने मिलकर ये सब कुछ किया है मेरी अक्सा के साथ, क्योंकि वो मुझे जाते हुए कह के गया था कि अब मैं तुम लोगों के साथ ऐसा काम करूंगा कि तुम सब रोगे बिलक बिलक के। मुझे लगता है इसी ने किया। खालिद सुसर कहता है कि मेरा दामाद रात के पिछले पहर में घर में चुपके से घुसा है, आकर अक्सा को उठाया है, कत्ल किया है और गद्दों की बोरियों में इस लाश को छुपा कर गया है। खाली मुस्तफा ने नहीं किया, मुस्तफा के भाई भी इस कत्ल में शामिल हैं। इसी थाने में जनाब एक और पर्चा दर्ज हो गया और उसका भी मुद्दई खालिद ही बना और ये पर्चा 302 का अक्सा का था, जिसमें 4 मुल्जिमान नामजद थे। मुल्जिमान के नाम हैं जनाब, इसमें मरकजी मुल्जिम जो है वो मुस्तफा है और बाकी 3 इसके भाई शेरपाऊ खान, जरदान खान, नसीम खान। डीपीओ राना ताहिर साहब तक जब ये बात पहुंची, खबर पहुंची, वो खुद आए, उन्होंने मौके को विजिट किया, तफसीलात देखी। डेरा रहीम पुलिस को कहा कि जल्द से जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार करें और मुझे रिपोर्ट पेश करें। मुद्दई फैमिली कहती है कि मुस्तफा लगता है पकड़ा गया है, बाकी तीनों भाई अभी तक भागे हुए हैं। मैंने उनसे सवाल किया कि अगर तो आप ये कहते हैं कि मुस्तफा पकड़ा गया है तो क्या वो पुलिस के सामने मानते हैं कि हाँ मैंने अक्सा के साथ ये काम किया है? कहते नहीं, मुस्तफा ने इकबाल जुर्म नहीं किया। वो नहीं कहता कि मैंने ये काम किया है, मैंने कत्ल किया। ऐसा शुबा है कि आप लोग भी अक्सा के कत्ल में मुलव्विस हैं, हमें ये पुलिस कहती है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पुरानी दुश्मनी है, पहले भी आप लोगों का झगड़ा जारी रहा, उसकी वजह से आप लोगों ने अक्सा के साथ ये कुछ किया है। अब खालिद साहब क्या कहते हैं, हम तो इसमें बिल्कुल शामिल नहीं है। आप लोगों को जैसे यकीन आता है मैं वैसे बात करने को तैयार हूँ। आप लोग कहते हैं कुरान उठाकर बताऊं, मैं कुरान उठाकर बताता हूँ। आप लोग कहते हैं कलमा पढ़कर कहूँ, मैं कलमा पढ़कर कहने को भी तैयार हूँ कि मैंने अपनी पोती नहीं मारी, या हमारे घर में से किसी एक शख्स ने ये काम बिल्कुल भी नहीं किया। हम क्यों करेंगे? हमारे घर तो ये बेटी सालों बाद पैदा हुई है, हमें तो इंतजार ही बहुत था उस्मान की औलाद का। ये मुस्तफा और इसके भाइयों का काम है। अब यहाँ तक ये केस खड़ा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि केस की तफ्तीश मुकम्मल, क्लैरिफाई, नेवर एवर। तफ्तीश नामुकम्मल है, हकायक अभी जानने हैं, हकीकत तक पुलिस पहुंची नहीं, मुल्जिम ने इकबाल जुर्म किया नहीं। अब हमें पुलिस की ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार है कि पुलिस तफ्तीश को मुकम्मल करने के बाद ये बात मीडिया को बताए, सहाफियों को बताए, आवाम को बताए कि अक्सा का कातिल है कौन, क्या मुस्तफा है, उसके भाई हैं या फिर कोई और है। हमें उस बात पे यकीन होगा जो हमें पुलिस बताएगी ऑफिशियल स्टेटमेंट में। फैमिली कहती है कि इन्होंने किया है, पुलिस कहती है हमें दोनों पे शक है। मुझे ऐसा लगता है कि मौजूदा सूरत हाल में इस केस को जब सामने रखते हैं और डिटेल्स में अब तो खुद तो जान ही चुकी, वहां पर गई मैं, आप लोगों को भी मैंने बताई। हमारे यहाँ ये नॉर्मल सी बात आजकल हो चुकी है कि जब किसी के साथ कोई झगड़ा हो जाता है वो दिलों में रख लेते हैं और फिर कुछ सालों के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद उस चीज को निशाना बनाया जाता है जिसमें उस फैमिली की जान होती है। ये मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। शुक्रिया।